वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। इन क्लासेस के ज़रिए मैं आपको सिखाता हूँ इंग्लिश को कैसे हैंडल किया जाए एसएससी, बैंक्स और यूपीएससी की आसानी से। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर इसका टाइटल है। अगर आप बहुत दिनों से क्लासेस ले रहे हो तो आपको पता होगा ये कंप्लीट इंग्लिश वर्कशॉप होती है। अगले आधे पौने घंटे में ना केवल इस आर्टिकल को पढ़ोगे बल्कि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स, ग्रामर और वोकैब को भी आप सीखने वाले हो। सारी ग्रामर, स्ट्रक्चर और वोकैबलरी अप्लाई होगी इस क्विज़ पे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक ट्राई भी दो इसको। सेशन के लास्ट में मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ। पूरे मन से आपको सीखना है, आधा घंटा इन्वेस्ट करना है और फिर क्विज़ में 5 में से 5 मार्क्स को स्कोर करना है। 4 मार्क्स का क्विज़ आपका। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर। देखिए डिसऑर्डर कैसे बना है वर्ड, डिस प्लस में ऑर्डर से। ऑर्डर का मतलब होता है सलीका, डिस मतलब बिना सलीके का। जब चीज़ों में सलीका ना हो वो डिसऑर्डर में होती हैं। जनरली इसको हम यूज़ करते हैं अफरा तफरी के लिए, है ना, आसपास में अराजकता के माहौल के लिए। कह रहे जो पॉइंट है, जो मुद्दा है डिसऑर्डर का, अराजकता का, हमारी पार्लियामेंट में अफरा तफरी का। अब वो पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर क्या है? वो पॉइंट है ऑन सस्पेंशन ऑफ एमपीज़। कुछ एमपीज़ को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है पिछले सेशन में गलत बात करने के लिए। तो पिछले सेशन की सज़ा उनको इस सेशन में मिल रही है, इसी के ऊपर डिसऑर्डर शुरू हो गया है। अब देखो डिटेल में आपको पता लगेगा टाइटल पैराग्राफ से क्या लिखा हुआ आर्टिकल। डिसऑर्डर नाम के वर्ड को समझ लेना, ठीक है। सारे इसके सिनोनिम्स हैं अफरा तफरी या फिर अराजकता के, है ना। डिसऑर्डर, मेहम, पेंडेमोनियम, केओस, एनार्की और एक और वर्ड लिख देता हूँ हैवक। ये सभी वर्ड्स हम बहुत बार देख चुके हैं। जब भी आसपास अफरा तफरी का माहौल हो ये सारे वर्ड्स अप्लाई होते हैं उस माहौल के ऊपर। चलिए टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आज वोकैब काफ़ी रिच है ना आर्टिकल में। कह डिसरप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स, सस्पेंशन ऑफ एमपीज़, अंडरमाइन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इक्वली। कह रहे जो डिसरप्शन है प्रोसीडिंग्स का, डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। कुछ एमपीज़ खड़े हो जाते हैं पार्लियामेंट में और नारे लगाने लगते हैं, पार्लियामेंट को ठीक से काम नहीं करने देते हैं। तो पार्लियामेंट की, हमारी संसद की कार्रवाई यानी कि प्रोसीडिंग में जो डिसरप्शन है, जो डिस्टर्बेंस है। और कह रहे जो सस्पेंशन है एमपीज़ का, डिसरप्शन होने के बाद में जब एमपीज़ को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। कह रहे ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, ये दोनों ही चीज़ें अंडरमाइन करती हैं, कमज़ोर बनाती हैं, वीकन करती हैं। किसको भाई? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, संसदीय गणतंत्र को, इंडिया को, भारत को। कह रहे और कैसे करती है अंडरमाइन? इक्वली, बराबरी तौर पे। तो विपक्ष भी सही नहीं है और पक्ष भी सही नहीं है। सरकार एमपीज़ को सस्पेंड कर रही है और विपक्ष बार बार डिसरप्शन ला रहा है। दोनों ही चीज़ें शर्मनाक बात है एक डेमोक्रेसी के लिए, एक भारत जैसी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया। डिसरप्शन और सस्पेंशन, इन दोनों की वर्ब है अंडरमाइन। दो सब्जेक्ट मिल गए हैं, वैसे बीच में एंड आना चाहिए, लेकिन ये एक टाइटल पैराग्राफ है तो बीच में अपने ग्रामर के रूल्स मिस कर देते हैं ना, कोमा लगा रखा है। डिसरप्शन और सस्पेंशन दोनों की वर्ब है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर बनाना, प्रोसीडिंग्स मतलब कार्रवाई। चलिए अब एक काम करते हैं, अंडरमाइन से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो। अंडरस्कोर, अंडरलाइन, अंडरगर्ड, अंडरपिन और अंडरलाई। अंडरमाइन तो मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, ये तो आप समझ गए। 5 और भी वर्ड्स हैं अंडर से ही बनने वाले, 5 के मीनिंग अपने को आने चाहिए, बड़े सिंपल से वर्ड्स हैं। चलो पहले खुद से कोशिश किया करो, है ना। अंडरस्कोर और अंडरलाइन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। इनका मतलब होता है किसी चीज़ पे प्रकाश डालना या हाईलाइट करना, ठीक है। हाईलाइट करना एक दूसरे के सिनोनिम है। अंडरस्कोर, अंडरलाइन, एम्फसाइज, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना। अंडरगर्ड और अंडरपिन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, सहारा देना, प्रमोट करना, ठीक है। सपोर्ट, सहारा या प्रमोट देने को कहते हैं अंडरगर्ड या अंडरपिन। ये गर्ड नाम का वर्ड आप जानते हो, जब घर बनता है तो गर्डर डलते हैं। गर्डर किस काम के होते हैं? छत को सपोर्ट करने वाले, है ना। गर्डर अगर आप घर में लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो? अपनी छत को सपोर्ट कर रहे हो। तो वहीं गर्डर से ही हमने गर्ड नाम का वर्ड बना रखा है। अंडरगर्ड मतलब नीचे से गर्डर लगा के सपोर्ट देना। लास्ट में बचा है अंडरलाई। अंडरलाई का मतलब होता है लाई करना, अंडर, किसी चीज़ का फंडामेंट, किसी चीज़ का बेस तैयार करना। टू बी इन द बेस ऑफ समथिंग। समझ में आ गया। अंडर मतलब नीचे, लाई मतलब पड़ा होना,
किसी चीज़ के जब आप नीचे पड़े हुए होते हो तो उस चीज़ का आधार तैयार करते हो, उस चीज़ के आधार का कारण होते हो, तो अंडर लाई। तो ये 5 वर्ड्स को दिमाग में रखना। अब वोकैब अपने सारे इस आर्टिकल की देख लेते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली बढ़ पाएँ। साथ ही ऐड करना चाहूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं। एक ही पैकेज में 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं, डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा जरूर उठाएं। ये अपनी वोकैब शीट है, सारे नए और पुराने वर्ड्स इसमें मिलते हैं, रोज़ अपडेट होती है, लास्ट में इसके नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, आज अपने पास 5 वर्ड्स हैं और 5 वर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं। इस वोकैब शीट को सुबह आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। 7 बजे आपको इस ग्रुप में एडिटोरियल की PDF भी मिल जाती है। शाम को कौन सा एडिटोरियल पढ़ाया जाएगा आपको वो भी पता लग जाता है। इसी ग्रुप को ज्वाइन करना। पहला वर्ड है केओस, फिर एक वर्ड है मैकेनिशन, एक वर्ड है इटर्नल, एक्सेसरबेट और लास्ट में रिकम्पेंस। 5 वर्ड्स अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए केओस अभी बताया मैंने आपको, मेहेम को, डिसऑर्डर को, पेंडेमोनियम को, अनार्की को बोलते हैं, अराजकता, अफरा तफरी के माहौल को बोलते हैं केओस। इसको चाओस लिखा जाता है पर बोला जाता है केओस, चाओस नहीं केओस। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने कब्जा लिया काबुल को, एक वातावरण, एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर था केओस का, अफरा तफरी का वहाँ की गलियों में। ठीक है, केओस। तो ये मेहम भी देखोगे, डिसऑर्डर भी देखोगे और शायद कहीं पे पेंडेमोनियम नाम का वर्ड भी आर्टिकल में आ जाए। सारे आज आप एनकाउंटर करोगे। मैकेनेशन आप अच्छे से जानते हो, ये लिखा जाता है मशीनेशन लेकिन बोला जाता है मैकेनेशन। किसके ऊपर बना हुआ है? मैकियावेली के नाम पे। मैकियावेली जो कि वेस्ट का चाणक्य था, जो कि कूटनीति में, डिप्लोमेसी में बहुत माहिर था। मैकेनेशन का मतलब यही होता है जो काम मैकियावेली करता था, दांव पेंच को बोलते हैं मैकेनेशन। इसको टैक्टिस और मैनेवर भी बोलते हैं। मैनेवर नाम का वर्ड बहुत बार आता है स्पेलिंग एरर्स के अंदर। स्पेलिंग देख लेना, अभी बीच में आर्टिकल के भी समझा दूंगा आपको। मैनो EUR है ना, ऐसे इसको लिखा जाता है। स्पेलिंग इसकी इसी तरीके से बनती है। द पार्टी वॉज अक्यूज ऑफ सेवरल मैकेनिशंस टू सिक्योर द इलेक्शंस। पार्टी अक्यूज हुई थी, पार्टी पे आरोप लगे थे कई सारे दांव पेच के इलेक्शंस को जीतने के लिए। मैकेनिशन नेगेटिव वर्ड है। एक और वर्ड अपने पास इटर्नल। इटर्नल का मतलब है नेवर एंडिंग, जो चलता रहे, कभी ख़त्म ही ना हो, नेवर एंडिंग। परसिस्टेंट, एंडलेस, लास्टिंग, सस्टेन्ड, क्रोनिक, पेरिनियल, अबाइडिंग, प्रोलॉन्ग्ड, परपेचुअल, सब परसिस्टेंट के सिनोनिम है। सब के सब इटर्नल की बात करते हैं, है ना। तो आज पेरिनियल नाम का वर्ड भी देखोगे और परसिस्टेंट नाम का वर्ड भी आर्टिकल में आप देखने वाले हो। द सेज वॉज इन एन इटर्नल, पेरिनियल या परसिस्टेंट क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड निर्वाणा। जो संत था वो एक कभी ना खत्म होने वाली तलाश में था, सच की और मोक्ष की। इस तरीके से वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। इटर्नल, प्रोटेक्टेड, जो लिखना चाहो सारे वर्ड्स एक ही बात है। एक्सेसरबेट, बद से बदतर बनाना चीज़ों को। एक्सेसरबेट, मेक थिंग्स वर्स। कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स कैन एक्सेसरबेट योर डायबिटीज़। मीठा खाना आपकी शुगर को, डायबिटीज़ को बद से बदतर बना सकता है ना। तो ये एक्सेसरबेट का जो सिनोनिम है वर्सन, इसको आज आप आर्टिकल में देखोगे। वर्सन है ना, चीज़ों को ख़राब करना, वर्स करना। रिकम्पेंस लास्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है भरपाई या भरपाई करना। अगर आपने भरपाई के लिए कुछ दिया है तो वो भी एक रिकम्पेंस है, और अगर आपने भरपाई करने की वर्ब यानी काम किया है तो भी रिकम्पेंस नाम की वर्ब को आप यूज़ कर सकते हो। द एयरलाइन विल हैव टू रिकम्पेंस द पैसेंजर्स फॉर कैंसलिंग द फ्लाइट। एयरलाइन को रिकम्पेंस करना पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी, हर्जाना देना पड़ेगा पैसेंजर्स को फ्लाइट को कैंसिल करने के लिए। तो ये रिकम्पेंस नाम का एक वर्ड, जो इस वर्ड है इसका एक सिनोनिम होता है टू मेक अमेंड्स। टू मेक अमेंड्स, जो कर दिया बुरा उसकी भरपाई करना, है ना। इस मेक अमेंड्स को आज आप आर्टिकल में देखोगे। यही 5 वर्ड्स हैं। अपना रिवीजन चालू रखें, कोशिश करेंगे इस सैटरडे को अपने एक एडवांस वोकैब का और क्विज करें। चलिए एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। पार्लियामेंट का अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, विंटर सेशन। इसमें राज्यसभा से 12 अपोजिशन मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है चेयरमैन M वेंकैया नायडू के द्वारा। राज्यसभा के चेयरमैन हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं, है ना। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन भी अपने आप ही बन जाता है। तो नायडू साहब ने इन लोगों को निकाला है
और निकालने के पीछे रीज़न ये है कि पिछले सेशन में इन लोगों ने बदतमीजी की थी। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि दो चीज़ें गलत हुई। पहला तो ओपोजिशन बड़ी डिसरप्शन करती है, काम नहीं करने देती है सरकार को ठीक से। और ये सिर्फ इसी ओपोजिशन की बात नहीं है, इससे पहले जब बीजेपी ओपोजिशन में होती थी तब उसकी भी यही टैक्टिक्स हुआ करती थी। तो सबसे पहले देश की ओपोजिशन पार्टीज को सोचना है कि अगर काम करने नहीं दोगे तो काम होगा कैसे, डिसरप्शन कितनी जायज़ है। दूसरा काम सरकार को ये सोचना है कि ये सस्पेंशन जैसा एक्सट्रीम स्टेप, वो भी पिछले सेशन में कुछ काम हुआ था उसके एवज में, ये कितना सही है। अगर दोनों तरफ से बराबरी का समझौता नहीं होता है, समझदारी से काम नहीं होता है, तो ये मामला और बिगड़ने ही वाला है। ओवरऑल जो है कंट्री को और कंट्री की पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, है ना। तो ये आज इसकी समरी है, दोनों तरफ से गलतियां बता रहा है, एनालिटिकल टोन है, एनालाइज कर रहा है। साथ में इस टोन को आप बोल सकते हैं एथिकल, क्या सही है क्या गलत है, हमेशा एथिकल टोन आपको बताती है। एथिक्स मतलब हमारी मोरल्स, हमारी वैल्यूज़। तो पार्लियामेंट्री मोरल्स क्या होती हैं, इस चीज़ को आप आर्टिकल में बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। एक क्वेश्चन दूंगा डिस्क्रिप्टिव का, वीडियो के लास्ट में दूंगा। उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, YT योर इंग्लिश ट्यूटर। इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक भी डाल रहा हूँ पिन कमेंट में। ऐप का फ़ायदा ये है कि आपको मिलेंगे यहाँ पे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जैसे बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग का। हर कोर्स को मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, वीडियो मैं खुद ही बनाता हूँ। जैसे इस कोर्स में आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक राइटिंग कैसे करनी है, ग्रामर इंक्लूडेड है, किसी भी एग्जाम के लिए कैसे लिख सकते हो, आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। जब भी आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं आपको डे 1 से यानी फर्स्ट वीडियो से ही एक्सेस मिलेगा। इस कोर्स की कीमत है 699, आपको मिलता है 499 में YT 200 कोड को यूज़ करके। प्राइसेस बढ़ेंगे, GST लगना शुरू होने वाला है, उससे पहले फ़ायदा उठा सकते हो। बैंकिंग का कोर्स भी है, क्लैरिकल PO, प्रीलिम्स प्लस मेंस। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो आपने अभी तक सीखा है उसको कैसे पेपर के अंदर प्रैक्टिस करना है, हर तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इस कोर्स की कीमत है 199, आपको मिलता है 125 में YT कॉम्बो कोड को यूज़ करके। 10 दिनों की एडिशनल वैलिडिटी भी मिल रही है इसी कोड के साथ, है ना, यूज़ कर लेना इसको। SSC का कोर्स भी है, प्रीलिम्स का, बैंकिंग का प्रीलिम्स भी अलग से 50-50 रुपये में, आप इनका फ़ायदा भी उठा सकते हो। ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, कह द सस्पेंशन ऑफ 12 opposition members of parliament from the Rajya Sabha for the entire winter session of parliament, evidently an extreme step by Chairman M. Venkaiah Naidu, has turned the spotlight on the use of disruption of proceedings as a parliamentary tactic. सबसे पहले बता रहा है क्या हुआ है। कह रहे जो सस्पेंशन है और किसका भाई, 12 ऑपोजिशन के मेंबर्स का, और कहाँ से, पार्लियामेंट से, हमारी संसद से। और कहाँ से, संसद की राज्यसभा से, है ना, लोकसभा राज्यसभा अपर हाउस और जो है लोअर हाउस। तो अपर हाउस से राज्यसभा से 12 जो है मेंबर्स का सस्पेंशन, और कब के लिए, पूरे के पूरे विंटर सेशन के लिए, शीतकालीन सत्र के लिए। और किसका, जो है पार्लियामेंट का। कह रहा है ये जो सस्पेंशन है ना, जो कि एविडेंटली जाहिर तौर पे क्लियरली एक बहुत ही बड़ा कदम है, एक्सट्रीम स्टेप है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के द्वारा, M. वेंकैया नायडू के द्वारा। कह रहे ये जो सस्पेंशन है ना इस तरह का, इसने टर्न कर दिया है, मोड़ दिया है सारी स्पॉटलाइट को, सारे फोकस को उस यूज़ पे, उस इस्तेमाल पे जो है डिसरप्शन का, पार्लियामेंट के अंदर डिस्टर्बेंस का, और किस में, प्रोसीडिंग्स में, पार्लियामेंट की कार्यवाही में। कह रहा है और किस तौर पे, एक पार्लियामेंट्री टैक्टिक के तौर पे, एक संसद के दांव पेच के तौर पे। तो जैसे ही 12 मेंबर्स का सस्पेंशन किया गया चेयरमैन के द्वारा, सब अब इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, सारी स्पॉटलाइट इसी चीज़ पे आ गई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हंगामा करने का काम है, डिसरप्शन करने का काम है, क्या वो वास्तव में एक पार्लियामेंट्री टैक्टिक है या नहीं, क्या वास्तव में संसद में उसकी कोई जगह है या नहीं। अगर समझ में, अब डिटेल में देखेंगे अपने। बहुत लोग कहते हैं कि डिसरप्शन होनी चाहिए और बहुत लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए, है ना। सस्पेंशन की वो है हैज़ टर्न्ड। राज्यसभा आप जानते हैं, लोकसभा आप जानते हैं, हमेशा इनके आगे द लगता है क्योंकि ये इंडिया स्पेसिफिक है। हांगकांग में नहीं मिलेगी आपको राज्यसभा, है ना, कुछ और नाम होगा उसका। लेकिन पार्लियामेंट हर कंट्री में होती है, तो इसके आगे हम कभी भी द को नहीं लगाते हैं। द राज्यसभा ठीक है, द लोकसभा ठीक है, लेकिन द पार्लियामेंट गलत है। हर कंट्री में पार्लियामेंट होती है तो इसके आगे द नहीं लगता। क्लियर हो गया इतना। एविडेंटली मतलब जाहिर तौर पे, टर्न द स्पॉटलाइट या टर्न द फोकस का मतलब होता है किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना। टैक्टिक को आप जानते हैं, मैन्यूवर बोलते हैं, मैकेनिशन बोलते हैं, दांव पेंच बोलते हैं। अब फटाफट से मैन्यूवर की स्पेलिंग्स दिखा देता हूँ आपको दोनों, एक बार हटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, मैन्यूवर की स्पेलिंग्स पे आएगा, आपको लिखनी होगी। देखो इसको कैसे लिखा जाता है, मैनो लिखो, मैनो, फिर EUVRE। गलती ये होती है कि कुछ लोग करते हैं VER, ये मत करके आना, EUVRE। ये है ब्रिटिश स्पेलिंग जो इंडिया में चलती है। एक अमेरिकन स्पेलिंग है, उसमें आपको क्या करना है,
मैनो में से ओ निकाल देना है और EUVRE ऐसा लिख देना है। लेकिन याद रखना अमेरिकन VRE ना लिख के VER लिखते हैं, तो दोनों स्पेलिंग को मिक्स मत कर देना। यहाँ पे VRE लगा के यहाँ पे VER लगा के उल्टा मत कर देना, है ना। अमेरिकन बीच में ओ नहीं लगाते हैं और लास्ट में VER लिखते हैं। हम इसी स्पेलिंग को फॉलो करते हैं, ये स्पेलिंग गलत नहीं है। मैकेनिशन आप जानते हैं, मशीनेशन लिखा जाता है। स्पेलिंग्स पे काम करो, लिखने की कोशिश किया करो, देख के नहीं आएगा ये, लिखने से आएगा, लिखना पड़ेगा आपको। चलो आ जाओ आगे। कह रहा द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन शुड ट्राई एंड वर्क अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन बट दैट मे नॉट रिजॉल्व द अंडरलाइंग एफ्लिक्शन ऑफ पेरिनियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू साइड्स। अब कह रहा है इसका हल क्या है। कह रहा है सरकार और जो अपोजिशन है इनको ट्राई और वर्क करना चाहिए, इनको कोशिश करनी चाहिए और वर्क करना चाहिए एक वे आउट ऑफ की तरह, एक निकाल के रास्ते की तरह इस सिचुएशन से। कह रहा है लेकिन हो सकता है वो रिजॉल्व ना करे, हो सकता है वो हल ना करे, और किसको, उस अंडरलाइंग, उस आधारित, उस फंडामेंटल अफ्लिक्शन को, इशू को, जो है पेरिनियल, जो है इटर्नल, जो है लंबे समय से बने रहने वाले कॉन्फ्लिक्ट का दोनों ही साइड्स के बीच में। तो दोनों बात तो कर सकते हैं, बात करके हल तो निकालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में एक कॉमन सा डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस है। ऑपोजिशन कभी सरकार को पसंद नहीं करती, सरकार कभी ऑपोजिशन को पसंद नहीं करती, और हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही है ना। तो इनके बीच का जो आपसी झगड़ा है ना, वो कभी भी सुलझेगा नहीं, चाहे वो कितना भी बातचीत कर ले। तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की वर्ब है शुड ट्राई एंड वर्क, दैट की वर्ब है मे नॉट रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को सोल्यूशन लाना, है ना। अंडरलाइंग अभी बताया था, जो अंडर में लाई करे, जो नीचे आधार में बैठा हो, जो फंडामेंटल हो, जो आधारित हो, है ना, मेक करता हो बेस को, अंडरलाइंग। एफ्लिक्शन मतलब इशू, परसिस्टेंट इशू, ट्रबल भी बोलते हैं। पेरिनियल आप जानते हो, जो लंबा चले, ये वर्ड किससे बना है, देखो बाय एनुअल और बाय इनियल, अगर इनके बीच का डिफरेंस पता लगेगा तभी पेरिनियल आप याद कर पाओगे। बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर, हर 6 महीने से, बाय एनुअल। और बाय एनुअल का मतलब क्या होता है, 2 साल में 1 बार, तो वंस इन 2 ईयर्स। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ये तो 2 साल में 4 बार हो जाएगा और ये 2 साल में 1 बार होगा। बाय दोनों के आगे लगा, कंफ्यूज मत होना, ये बाय इनियल है, ये बाय एनुअल है। अब इसी से हमने पेरिनियल बनाया है। पेरिनियल उन पेड़ों को कहा जाता है जो पूरा इनियल, पूरा साल जो है एक जैसे रहते हैं, हरे भरे, एवरग्रीन भी बोलते हैं इनको, सदाबहार। तो ये सदाबहार सालों साल रहते हैं, है ना, 1 साल नहीं, सालों साल। तो हमने पेरिनियल नाम के वर्ड को लिटरल मीनिंग में इस तरह से ले लिया है, परसिस्टेंट या लॉन्ग लास्टिंग, जो चलता ही रहे, जिसका कोई अंत ना हो, पेरिनियल बोलते हैं सदाबहार वनों को। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इज दैट द मेजोरिटी, दैट इज द गवर्नमेंट, विल हैव इट्स वे एंड द माइनॉरिटी, द अपोजिशन, विल हैव इट्स से। कह रहा है दूसरे देशों में क्या होता है, पार्लियामेंट में होना क्या चाहिए। कह रहा है जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो वाला रूल जो हमें गाइड करे, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, और किसका, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, संसदीय कार्यवाली का, जो है प्रणाली का। कह रहा है वो प्रिंसिपल ये है, वो ये है कि जो मेजॉरिटी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसको हम सरकार भी बोलते हैं, दैट इज़ द गवर्नमेंट। कह रहा है विल हैव इट्स वे, वो अपना काम निकालेगी। विल हैव इट्स वे का मतलब है वो अपने एक्शन से डोमिनेट करेगी, वो अपने काम को अपने हिसाब से ही करने वाली है, क्योंकि सरकार उनकी है ना। और जो मिनॉरिटी है ना, जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो विल हैव इट से, वो अपनी बात को ज़रूर रखेगा। तो सरकार करेगी तो अपने मन की, लेकिन इस अपोजिशन की बात को सरकार को सुनना ही पड़ेगा, उसके बाद ही सरकार अपना जो निर्णय है, फाइनल जो डिसीजन है किसी काम को करने का लेगी। होना यही चाहिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का गाइडिंग प्रिंसिपल, यही है। आगे समझ में, प्रिंसिपल की वर्ब है इज, मेजॉरिटी की वर्ब है विल हैव, माइनॉरिटी की वर्ब है विल हैव। मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब्स ले लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। याद है ना आपको, टीम है, पुलिस है, कमिटी है, जूरी है, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, सब के सब अगर एक साथ आ रहे हो तो सिंगुलर नाउन, इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन भी इनके लिए यूज़ हुआ है। और अगर ये अलग अलग बात कर रहे हो, अलग अलग मेंबर्स की, तो इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब आती है। चलो, विल हैव योर वे और विल हैव योर से, है ना, ये 2 अलग अलग इडियम्स है। हैव योर वे का मतलब है अपने मन की करना, हैव योर से का मतलब है अपने मन की कहना। चलो, कह रहे द प्रिंसिपल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन इट्स वायलेशन इन इंडिया फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। कह रहे प्रिंसिपल को ऑब्जर्व किया गया है इसकी वायलेशन में, इस रूल को उसके उल्लंघन के तौर पे देखा गया है इंडिया में
कई सालों से अभी तक। तो पिछले 10-20 सालों से इस रूल को हम वायलेट होते हुए देख रहे हैं। प्रिंसिपल की वो है हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, वायलेशन मतलब ब्रीच है ना, उल्लंघन। कह रहा है एज द प्रिंसिपल अपोजिशन इन द ईयर्स लीडिंग अप टू द 2014 द बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, सो डिसरप्टेड पार्लियामेंट दैट a majority government was rendered dysfunctional for years. Since 2014 in power, the BJP has tinkered with parliamentary processes in a way that the opposition has been pinned down. सबसे पहले बता रहा है कि बीजेपी की हिस्ट्री क्या हो रही है, ओपोजिशन में बीजेपी ने क्या किया है और फिर सत्ता में आगे बीजेपी क्या कर रही है, फिर कांग्रेस की बताएगा। ठीक है, कह रहा है जो प्रिंसिपल ओपोजिशन रही है इन द ईयर्स, प्रिंसिपल मतलब मेन, ऑपोजिशन मतलब विपक्ष, कह रहा है उन सालों में जो लीड अप टू करते हैं, जो शुरू करते हैं 2014 को, तो 2014 से पहले वाले 10-5 साल, कह रहा है जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन रही है ना, जो कि कौन है, भारतीय जनता पार्टी, कह रहा है इसने इतना डिसरप्ट किया, सो डिसरप्टेड, इसने इतनी डिस्टर्बेंस दी पार्लियामेंट में कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो थी मनमोहन सिंह की, वो रेंडर कर दी गई, बना दी गई डिसफंक्शनल। को कब के लिए, कई सालों के लिए। डिसफंक्शनल का मतलब है जो फंक्शन ना कर पाए, जो काम ही ना कर पाए। तो 2014 से पहले जब विपक्ष में बीजेपी बैठा करती थी, इसने इतना डिसरप्शन किया है कि बीजेपी के सामने जो पार्टी बैठी थी कांग्रेस, वो ठीक से काम ही नहीं कर पाई कई सालों तक। और कह रहे 2014 से क्या हुआ, सिंस 2014 जब से ये पावर में आई है, बीजेपी जो है उसने टिंकर विद किया है, छेड़छाड़ की है पार्लियामेंट्री प्रोसेस से, संसद की कार्रवाई से, इस तरीके से इन अ वे कि जो ऑपोजिशन है ना, वो चारों खाने चित है पिन डाउन कर दी गई है। आया समझ में? तो बीजेपी की पूरी कहानी बता रहा है। 2014 से पहले ये सरकार को ठीक से काम नहीं करने देते थे, है ना, मेजॉरिटी गवर्नमेंट भी इनके सामने घुटने टेक के बैठी थी क्योंकि डिस्टर्ब करते थे कार्यप्रणाली को। लेकिन जैसे ही ये पावर में आए, सबसे पहले इन्होंने इसी चीज़ का इंतजाम किया कि ऑपोजिशन डिस्टर्ब कर ही ना पाए, चारों खाने उसको चित करने का इसने पूरा प्रोसेस करवा दिया। ऑपोजिशन की वो पे डिसरप्टेड, सो डिसरप्टेड मतलब इतना डिसरप्ट किया। लीडिंग अप टू, यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज है, शुरू करने वाला, स्टार्ट करने वाला, वो वाले ईयर्स जो लीड अप टू कर रहे हैं, जो 2014 की शुरुआत तक आ रहे हैं, है ना। मेजॉरिटी गवर्नमेंट की वो है वॉज रेंडर्ड। रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना, किसी को कुछ बना देना। ये मैं अभी फिर से इस पे लौट के आऊँगा रेंडर पे, है ना। अभी आगे बढ़ो। बीजेपी की वो है हैज़ टिंकर विद, टिंकर विद, टेम्पर विद, मैस अराउंड, सबका मतलब है छेड़छाड़ करना, किसी चीज़ से पंगे लेना। याद रखना टेम्पर विद में टी ई नहीं आता, टी ए आता है। टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ को नरम बनाना, TEMPER, किसी चीज़ को नरमाई लाना, और TA मतलब छेड़छाड़ करना। ये दो अलग वर्ड्स हैं। ऑपोजिशन की वो है हैज़ बीन पिन डाउन, पैसिव वॉइस में किसी को पिन डाउन कर दोगे, नेल डाउन कर दोगे या शट डाउन कर दोगे, उस आदमी को आप हर तरफ से हरा रहे हो, चारों खाने चित कर रहे हो, पिन डाउन। अब आ जाओ इस पर, रेंडर नाम के वर्ड पे। ये कॉन्सेप्ट कई बार आपको करवा चुका हूँ, मेरे ख्याल से देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए तीनों में क्या एरर्स है। रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना, किसी को कुछ मेक कर देना। मेक का ही सोफिस्टिकेटेड सिनोनिम है रेंडर, है ना, मेक समवन समथिंग। जैसे द पैंडमिक हैज़ रेंडर्ड मैनी जॉबलेस, पैंडमिक ने मेड कर दिया है या रेंडर कर दिया है बहुत लोगों को बिना नौकरी के, बेरोजगार, जॉबलेस। अब दिक्कत क्या है सेंटेंस में? कोई भी दिक्कत नहीं है। रेंडर प्लस में समवन प्लस में एडजेक्टिव, इस फॉर्म को अपने फॉलो करते हैं। तो रेंडर प्लस में मैनी मतलब लोग, एडजेक्टिव है जॉबलेस। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेज में दिक्कत है। द वॉर हैज़ रेंडर्ड हिम कावर्ड, एन एक्सीडेंट हैज़ रेंडर्ड हर क्रिपल। वॉर ने, जंग ने उसको एक बुजदिल बना दिया है, कावर्ड बना दिया है ना, डरपोक बना दिया है। वॉर देखने के बाद वो बहुत डरपोक हो गया। और एक्सीडेंट ने उसको एक अपाहिज बना दिया है, क्रिपल बना दिया। दिक्कत ये है कि कावर्ड और क्रिपल दोनों के दोनों नाउन्स हैं, आपको एडजेक्टिव यूज़ करना चाहिए। अगर टेक्निकली देखो तो ये सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए, द वॉर हैज़ रेंडर्ड हिम कावर्डली, एन एक्सीडेंट हैज़ रेंडर्ड हर क्रिपल्ड। क्रिपल का एडजेक्टिव फॉर्म होता है क्रिपल्ड। अगर आप एडजेक्टिव खोल दो डिक्शनरी, है ना, ये वर्ड है क्रिपल। क्रिपल क्या होती है? एक वर्ब होती है और एक नाउन होता है ना। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म कैसे निकलेगी? यहीं पे नीचे दिखा देगा, क्रिपलिंग या क्रिपल्ड। क्रिपल्ड, क्रिपल्ड पे डालो एडजेक्टिव, समवन हु इज डिसेबल्ड इन फीट और लेग्स। तो इसने, एक्सीडेंट ने इसको एडजेक्टिव क्रिपल्ड बनाया है। वैसे ही कावर्ड को चेक करोगे तो कावर्ड निकलेगा इसमें एक नाउन। क्या निकलेगा भाई साहब? नाउन। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है? कावर्डली, है ना, डरपोक भरा, डरपोक। तो यहाँ पे कावर्डली एडजेक्टिव को हमें यूज़ करना पड़ा। थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन यही कॉन्सेप्ट वो हैं जो आप मेंस में देखने वाले हो, खास करके एसएससी बैंक्स में। यही कॉन्सेप्ट आपसे आपका एग्जामिनर एक्सेप्ट करता है, आपको पता होंगे। आगे बढ़े। डिसफंक्शनल, जो ठीक से फंक्शन ना कर पाए, जो कि एकदम यूजलेस पड़ी हो, है ना, अनेबल टू फंक्शन हो। कह रहा है बिल्स आर पास्ड इन अ हरी एंड इवन अमिस्ट दिन
द स्क्रूटनी ऑफ बिल्स बाय कमिटीज एंड डिबेट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। कह रहा है बिल्स को पास किया जाता है एक जल्दबाजी में, हरी में, और कह रहा है यहाँ तक कि शोर शराबे के बीच, दिन के बीच। ऑपोजिशन तो चिल्ला रही है ना, ऑपोजिशन के एमपी तो लेटे हैं ज़मीन पे कि नहीं पास होने देंगे इस बिल को, और ऐसे कैकोफनी, रोकोज और दिन के बीच में, तमाशे के बीच में भी बिल्स को लाया जाता है और पास कर दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। और कह रहे जो स्क्रूटनी है ना बिल्स की, स्क्रूटनी का मतलब होता है बिल्स के ऊपर बहस, ऑपोजिशन बिल्स को देखे, समझे, बातचीत करे, डिस्कशन हो। कह रहे और किसके द्वारा? कमिटीज़ के द्वारा। और कह रहे जो डिबेट्स हैं, जो बहस हैं, वो फ्यू और फार एंड बिटवीन होती हैं। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब है नॉन एग्जिस्टेंट, इनफ्रीक्वेंट, बहुत ही कम। एक बिल पे आज हुई, फिर 15 बिलों पे नहीं हुई, फिर 2 बिलों पे बहस हो गई, फिर 20 बिलों पे नहीं हुई, है ना। तो फ्यू और फार बिटवीन होती है, लगभग ना के बराबर ही होती है। आगे समझ में सेंटेंस? बिल्स की वर्ब है आर पास्ट पैसिव वॉइस में, स्क्रूटनी की वर्ब है आर, स्क्रूटनी और डिबेट्स दोनों की वर्ब है आर। इसको मैं मार्क कर दूं, ये भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। स्क्रूटनी एंड डिबेट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। दिन मतलब शोर शराबा, फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब ना के बराबर। करा ऑल्सो द डिसीजन टू सस्पेंड मेंबर्स फॉर देयर कॉन्डक्ट इन प्रीवियस मॉनसून सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू सेशन सीम्स एक्सक्लूसिवली प्यूनिटिव। कह रहा है साथ ही साथ जो डिसीजन है, जो फैसला है सस्पेंड करने का मेंबर्स को उनके व्यवहार के लिए, कॉन्डक्ट के लिए, प्रीवियस मॉनसून सेशन का, और कह रहा है कब? शुरुआत में एक नए सेशन की बिगिनिंग के। कह रहा है ये दिखाई देता है डिसीजन जो बहुत ज़्यादा पुनिटिव, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भरा। तो पिछले सेशन में कुछ किया था तो इस सेशन में धमका देते, डरा देते, पूरे सेशन के लिए आपने 12 एमपीओ को सस्पेंड कर दिया। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पनिशमेंट वाला एक्शन दिखाई देता है। पिछले सेशन के लिए ऐसा हुआ, नए सेशन में। डिसीजन की वर्ब है सीम्स, एक्सेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, प्यूनिटिव मतलब जो आपको पनिशमेंट दे, जो आपके लिए सजा भरा हो, प्यूनिटिव। कॉन्डक्ट मतलब व्यवहार, है ना, आपका बिहेवियर। कह रहे देर दिस इज नो डिफेंस ऑफ डिसरप्शन इन जनरल और द बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर एमपीज, बट द पनिशमेंट इज ओनली वर्सनिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट फैसिलिटेटिंग डिबेट्स। अब कह रहे ये कोई भी डिफेंस नहीं है, ये जो हमने ऊपर बात लिखी है ना, ये कोई भी बचाव नहीं है इस डिसरप्शन का, इस हंगामे का, इन जनरल जो हुआ करता है, और या फिर उस बिहेवियर का किसी खास एमपी का, किसी खास एमपी ने कुछ गाली वाली दे दी हो, कुछ हंगामा कर दिया हो, तो कह रहे ये बिल्कुल भी बचाव करने वाले नहीं हम उसका, है ना, वो बिल्कुल गलत था। कह रहे लेकिन जो पनिशमेंट दी है ना, वो महज वर्सन कर रही है, एग्रावेट कर रही है, और ज़्यादा ख़राब बना रही है दोनों के झगड़े को, ना कि डिबेट को फैसिलिटेट करेगी, ना कि बहस को आगे और ज़्यादा अच्छा बनाएगी। तो अगर आपने इनको इसलिए पनिश किया है कि ये लोग जो है डिसरप्शन करते हैं, तो इनकी पनिशमेंट होने के बाद, जो कि गलत चीज़ है ना, इन आदमियों को डिसरप्शन हुआ, इन्होंने किया डिसरप्शन, वो गलत था। कह रहे लेकिन इस पनिशमेंट के बाद में डिसरप्शन बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट जो है और ज़्यादा हाइट पे आएगा। समझ में आ गया सेंटेंस? दिस की वर्ब है इज, पनिशमेंट की वर्ब है इज ओनली वर्सनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वर्सन, एग्रावेट, एक्सेस्परेट, एक्सेसरबेट, चीज़ों का बद से बदतर बनाया जाना। फैसिलिटेट करना मतलब किसी चीज़ की मदद करना, किसी चीज़ को और बेहतर बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आर्टिकल बहुत आसान है, वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी है ना, आर्टिकल बहुत ईजी है। कह रहा है पार्लियामेंट इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर द एग्जीक्यूटिव इज़ हेल्ड अकाउंटेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अब बताएगा सही क्या है, गलत क्या है। कह रहा है पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है। कह रहा है कैसा? कह रहा है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव आप जानते हो ना, हिंदी में बोलते हैं इनको कार्यपालिका। कह रहा है जहाँ पे नेता, मंत्री, एग्जीक्यूटिव का मतलब है जिनको मंत्रालय मिला हुआ ऐसे मंत्री। कह रहा है जहाँ पे मंत्रालय वाले मंत्री जो हैं हेल्ड अकाउंटेबल होते हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है, उनको जिम्मेवार ठहराया जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल के लिए, दूसरे जो है मतलब व्यवस्थापिका के लिए, लेजिस्लेटिव के लिए, है ना। तो पार्लियामेंट के अंदर ही आप मंत्रियों को बुला करके पूछ सकते हो कि ये पैसा आया था या पैसा नहीं आया, ये काम हुआ था, ये काम नहीं हुआ, इनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। चलिए, पार्लियामेंट की वर्ब है इज, एग्जीक्यूटिव की वर्ब है पैसिव वॉइस में इज हेल्ड अकाउंटेबल टू। ये होल्ड को आपने पैसिव वॉइस में इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के लिखा है। होल्ड अकाउंटेबल टू भी लिख सकते हो या होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर भी लिख सकते हो। फ़र्क क्या होता है? अकाउंटेबल टू का मतलब होता है किसी आदमी के सामने जिम्मेवार होना, और एक रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है किसी काम के लिए जिम्मेवार होना। आप रिस्पॉन्सिबल फॉर हैं आपके करियर के लिए, और आप अकाउंटेबल टू हैं आपके पेरेंट्स के लिए। आ गया समझ में? ये 2 और 4 का चक्कर यही है, ये किसी इंसान के लिए, ये किसी काम के लिए। चलिए आगे बढ़े। तो ये रिप्रेजेंटेटिव के सामने अकाउंटेबल होते हैं। अब आ जाओ प्लेटफॉर्म नाम के वर्ड पे। कॉमन सी स्पेलिंग है, देखने में आपको लग रहा होगा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको जब इसको बनाने बैठोगे ना पेपर में, तो आपका दिमाग घूम जाएगा। कैसे? आप कैसे बनाते हो? प्लेट प्लस में फॉर्म से। कुछ लोग तो उसको प्लेटफॉर्म बोलते भी हैं, प्लेटफॉर्म, है ना।
ना तो ये प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ना ये प्लेटफॉर्म लिखा जाता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो स्पेलिंग भी गलत है, स्पेलिंग में ई को निकाल देते हैं। आ गया समझ में? प्लेट प्लस में फॉर्म से प्लेटफॉर्म तो बना दोगे, लेकिन बोलोगे प्लेटफॉर्म बिना ई के। याद रखना, ये स्पेलिंग भी एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। चलो, ये वो छोटी छोटी कॉमन सी स्पेलिंग्स हैं जो सब आदमी कंफ्यूज होते हैं, जिन्होंने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया है। कह रहा दैट इज़ वेयर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स रेज मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न एंड सीक द गवर्नमेंट्स अटेंशन। कह रहे ये वही जगह है, दैट इज़ वेयर, जहाँ पे लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे चुने हुए जो नेता हैं, वो उठाते हैं उन मुद्दों को जो है पब्लिक कंसर्न के, लोगों की चिंताओं को, और सीख करते हैं सरकार की अटेंशन को, ढूंढते हैं सरकार के ध्यान को। तो हमारे नेता जिनको मंत्रालय नहीं मिला हुआ, हमारा एमपी है कोई, हमारा एमएलए है, वो वहाँ जाता है पार्लियामेंट में या मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ जाकर के जिनको मंत्रालय मिला हुआ है उन नेताओं से पूछ सकता है, सवाल कर सकता है कि आपने क्या काम करके दिखाया हमारे देश में, हमारे विधान क्षेत्र में। दैट की वर्ब है इज, रिप्रेजेंटेटिव्स की वर्ब है रेज। रेज का मतलब है उठाना किसी मुद्दे को, किसी मैटर को, इशू को। और रिप्रेजेंटेटिव्स की जो दूसरी वर्ब है सीक, है ना, वो रेज भी करते हैं और सीक भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीक के बाद में कभी भी फोर ना लगाएं। कह रहा द ट्रेंड ऑफ वीकनिंग दैट प्रोसेस इन द नेम ऑफ एफिशिएंसी is not merely undermining the spirit of democracy, it is also leading the government itself in a difficult spot as the mayhem that followed the hurried passage of 3 controversial farm laws last year shows। कह रहा बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है कि डिस्कशन ना होने दो, है ना, कह रहा है जो ट्रेंड है ना वीकन करने का इस प्रोसेस को, ये जो रुझान है कमज़ोर बनाने का इस प्रोसेस को, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें बहस की जाती है, हंगामा नहीं बहस। कह रहा है ये जो ट्रेंड है ना, और किस नाम पे ये होता है, नाम पे एफिशिएंसी के, कार्यकुशलता के। बीजेपी बोलती है कि ये बहस वहस बंद करते हैं, अपने काम करते हैं, डिस्कशन क्या करनी है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर डिस्कशन नहीं करेंगे। कह रहे ये जो रुझान है ना बात ना करने का कुशलता के नाम पे, कह रहे वो ना केवल अंडरमाइन कर रहा है, कमज़ोर बना रहा है डेमोक्रेसी की स्पिरिट को, गणतंत्र की आत्मा को, कह रहा है बल्कि साथ ही साथ ये लैंड कर रहा है, ले करके जा रहा है सरकार को, खुद को बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट स्पॉट में। जैसा कि जो जो तबाही जिसने फॉलो किया था, जो बाद में आई थी, फटाफट से जल्दबाजी में किए उस पैसेज के, उस रास्ते के, जो है 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज का, कह रहा है जो तबाही वो हमें दिखाती भी है। तो कह रहा है सरकार कहती है कि हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, टाइम बचेगा, एफिशिएंटली काम करेंगे। कह रहा है ये ट्रेंड ना केवल पूरे देश की गणतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर बनाता है, बल्कि साथ ही साथ ये खुद ही सरकार को भी कमज़ोर बनाता है, सरकार को डिफ़िकल्ट स्पॉट में डालता है। और ये हमने देखा उस तबाही से, जो शो की ये हमें दिखाया उस तबाही ने, जो कि फॉलो करके आई थी उस तेज़ी से होने वाले पैसेज से, तेज़ी से होने वाले रास्ते से, पैसेज मतलब रास्ता जो 3 फार्म बिल्स का था। तो सरकार ने उन पर भी बात नहीं की थी, यही सोचा था कि चलो बात करेंगे तो हंगामा होगा, बात ही मत करो, सीधे सीधे पास कर दो। तो बाद में क्या हुआ, सरकार ने 1-1.5 साल बाद बिलों को वापस लिया, है ना, हंगामे के बाद। तो सरकार भी परेशान होती है और देश भी परेशान होता है सरकार के इस ट्रेंड से। चलिए, ट्रेंड की वर्ब है इज़ अंडरमाइनिंग, मेयरली एक एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में रखी हुई है। इज़ मेयरली अंडरमाइनिंग, मेयरली मतलब खाली खाली, इन द नेम ऑफ मतलब के नाम पर। इट की वर्ब है इज़ ऑल्सो लैंडिंग, ये ट्रेंड की बात कर रहा है इट्स। अच्छा, मे हेम की वर्ब है शॉस, और दैट आया मे हेम के लिए, इसकी वर्ब है फॉलोड। फॉलो करना मतलब बाद में आना, हरीड का मतलब जल्दबाजी में, पैसेज का मतलब है रास्ता। समझ गए? चलो, कह रहे पार्लियामेंट्री डिबेट शुड नॉट बी व्यूज एज अ डिस्ट्रैक्शन और वेस्ट ऑफ टाइम, दे आर अ बैरोमीटर ऑफ पब्लिक मूड एंड मस्ट बी रिस्पेक्टेड एज सच बाय बोथ द रूलिंग साइड एंड द अपोजिशन। कह रहा पार्लियामेंट की जो डिबेट्स हैं उनको नहीं देखा जाना चाहिए, शुड नॉट बी व्यूड, और कैसे, एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे, एक ध्यान भटकाने वाली चीज़ के तौर पे, और या फिर वेस्ट ऑफ टाइम के तौर पे, समय की बर्बादी के तौर पे। जैसा बीजेपी सोचती है वो गलत है, पार्लियामेंट डिबेट जो हैं समय की बर्बादी नहीं करती हैं। एक्चुअल में वो बैरोमीटर हैं, एक्चुअल में वो मापक हैं, पैमाना है पब्लिक के मूड का, और उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए इसी रूप में एज सच। इनको इज्जत मिलनी चाहिए इन डिबेट्स को, और किसके द्वारा, दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा भी और अपोजिशन के द्वारा भी। तो अपोजिशन का अभी आगे बताएगा कर्तव्य ये है कि वो डिस्ट्रप्शन ना करे, ढंग से डिबेट करे, और सरकार का कर्तव्य ये है, फ़र्ज़ ये है कि डिबेट को करवाए। डिबेट्स की वर्ब है शुड नॉट बी व्यूड, दे की वर्ब है आर, और दे की दूसरी वर्ब है मस्ट बी रिस्पेक्टेड। एज सच मतलब उसी तरीके से। बैरोमीटर आप जानते हैं हवा का दबाव नापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाला, है ना। अगर बैरोमीटर आप पब्लिक मूड के हो रहे हो तो पब्लिक के जो एटमॉस्फेयर को आप बताने का काम कर रहे हो, पब्लिक को इंडिकेट कर रहे हो, पब्लिक का मूड कैसा है ना, बैरोमीटर ऑफ पब्लिक मूड। सिंपल है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ेंगे आगे। ये जो आप सेमी कॉलम देखते हो ना,
इसका मतलब ये होता है दो ऐसे सेंटेंसेस को मिलाया जा रहा है जो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। अगर आपको लगे दो सेंटेंसेस एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं तो उन सेंटेंसेस को बीच में फुल स्टॉप लगाने की बजाय सेमी कोलम लगा करके लिखा जाता है। आप ये बताते हो कि इनको एक ही सांस में पढ़ना है ना। करेक्ट डिसरप्शन एज ए ब्रीफ मोमेंटरी रिएक्शन टू अ सिचुएशन दैट डिमांड्स डिबेट इज अंडरस्टैंडेबल बट एज अ सस्टेन्ड स्ट्रेटजी इट इज सेल्फ डिफीटिंग। अब बात कर रहा है अपोजिशन की। कह रहे जो डिसरप्शन का काम है ना, जो डिस्टर्बेंस का काम है, हंगामे का काम है। और कैसा हंगामा? एक ब्रीफ मोमेंटरी रिएक्शन के तौर पे, एक छोटी सी पल भर की प्रतिक्रिया के तौर पे, रिएक्शन के तौर पे। और किसमें? एक ऐसी सिचुएशन के सामने जो कि डिमांड करती है डिबेट, जिसमें डिबेट की ज़रूरत है। कह रहा है ऐसे एक मामले में जहाँ पे आपको लगता है कि आपको डिसरप्शन करना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, वहाँ पे अगर थोड़ा सा डिसरप्शन हो जाए तो वो अंडरस्टैंडेबल है, इतना हम समझ पाते हैं। कह रहा है लेकिन ये लगातार बनने वाली स्ट्रेटजी के तौर पे, सस्टेन्ड स्ट्रेटजी के तौर पे ये सेल्फ डिफीटिंग है, ये अपोजिशन को खुद ही हरा देती है ना। रोज़ रोज़ मत करो। कभी आपने कभी किसी मौके पे गुस्से में आके कुछ कह दिया सरकार को तो मान लिया, है ना, लेकिन अगर आप लगातार करते ही रहोगे, सरकार को काम नहीं करने दोगे, तो ये सेल्फ डिफीटिंग टैक्टिक है। अपोजिशन को इस बारे में सोचना पड़ेगा। डिसरप्शन की वर्ब है इस सिचुएशन के लिए आया रिलेटिव प्रोनाउन दैट, वो सिचुएशन जो डिमांड करती है ना, दैट डिमांड्स। इट की वर्ब है इज। सेल्फ डिफीटिंग मतलब है जो आपको खुद को डिफीट कर दे, आपके लिए खुद के लिए नुकसानदेह हो। सस्टेन मतलब लगातार बना हो, परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस। मोमेंटरी मतलब जो कुछ मोमेंट्स के लिए हो, जो कि क्षणिक हो, जो कि पल भर का हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोमेंटरी मैं लिखना भूल गया, ध्यान से देखना। मोमेंटरी, ठीक है। मोमेंटरी मतलब फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। इसको टेम्परेरी भी बोलते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है एफेमरल, क्षणिक, एफेमरल, है ना, कुछ मोमेंट्स जो चले। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वर्ड तो आप याद कर लोगे, लेकिन मोमेंटरी से मिलता जुलता एक वर्ड है मोमेंटस, ठीक है। करवा चुका हूँ बहुत बार। आर्टिकल अगर पढ़ते हो रोज़ मेरे साथ तो याद होना चाहिए मोमेंटरी मोमेंटस में क्या डिफरेंस है। तो मोमेंटस नाम के वर्ड को अभी देख के बताओ मुझे कमेंट्स में कितना आपको याद है। नहीं याद है तो गूगल पे देख लेना, बड़ा आसान सा वर्ड है मोमेंटस, ठीक है। डालना कमेंट्स में, अपडेट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द एब्सेंस ऑफ द अपोजिशन विल ओनली लीव द गवर्नमेंट इवन मोर अनचेक्ड। कह रहे जो एब्सेंस है ना अपोजिशन की, भाई अपोजिशन पहले डिसरप्शन करे, फिर उसके एमपी जो हैं सस्पेंड हो जाएं, धीरे धीरे करके अपोजिशन खत्म ही हो जाए। कह रहे जो नामौजूदगी है अपोजिशन की, वो ना केवल छोड़ेगी गवर्नमेंट को, वो महज लीव करने वाली सरकार को और भी ज़्यादा अनचेक्ड या अनरिस्ट्रेंट, वो सरकार को और भी ज़्यादा आज़ाद कर देगी। आप जितना बीच में हंगामा करते हो, सरकार उतना ही आज़ाद होकर काम कर पाएगी। आ गया समझ में? चलो, ये अपोजिशन किसी का सब्जेक्ट नहीं है। एब्सेंस की वर्ब विल ओनली लीव। अनचेक्ड मतलब जिसको चेक ना कर पाएँ, जो फ्री हो, जो अनरिस्ट्रेंड हो, जो अनहिंडर्ड हो, जिसके ऊपर कोई भी नकेल ना कसी जा सके। कह रहा है इट वॉज द बीजेपीज अरुण जेटली who theorized on legitimacy of disruptions as a parliamentary instrument। कह रहे ये बीजेपी के अरुण जेटली साहब ही थे जिन्होंने थ्योरी दी थी, जिन्होंने ये रूल बनाया था। और किस पे? संवैधानिकता पे, लेजिटिमेसी पे, अप्रोप्रिएटनेस पे डिसरप्शन की। और किस तौर पे? पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, संवैधानिक उपाय के तौर पे। अरुण जेटली साहब का ये कहना था कि डिसरप्शन बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंट में, इसी से ही पार्लियामेंट काम करती है। अगर जितना आप हंगामा करोगे उतना ही सरकार अच्छे से काम करती है। तो कह रहे बीजेपी के अरुण जेटली की ही जो है थ्योरी है पुराने वाली। तो इट की वर्ब है वॉज, हु की वर्ब है थ्योराइज्ड ऑन। लेजिटिमेसी मतलब अप्रोप्रिएटनेस, कौन सी चीज़ कितनी वैध है, सही है, लेजिटिमेट है। कह रहा इट इज़ टाइम टू शन दैट आइडिया। कह रहा वक्त आ गया है इस विचार को शन किया जाए, इस चीज़ को एस्यू या अबैंडन किया जाए, है ना, इस चीज़ को छोड़ दिया जाए। तो जो कहा था जेटली साहब ने उस वक्त के हिसाब से सही होगा, लेकिन आज के हिसाब से बिल्कुल हमें सही दिखाई नहीं पड़ता है। कह रहे द गवर्नमेंट मस्ट मेक अमेंड्स टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट बाय डिफरिंग टू पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म्स एंड ऑल्सो थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द अपोजिशन। कह रहे सरकार को मेक अमेंड करना ही चाहिए, सरकार को कंपेंसेट करना ही चाहिए, भरपाई करनी चाहिए। और किस काम के लिए? रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए पार्लियामेंट के फंक्शन को, पार्लियामेंट की कार्रवाई को। तो अभी तक तो कार्रवाई हो नहीं पा रही, तो इस कार्रवाई को करवाने के लिए सरकार को कुछ भरपाई करनी होगी। अब कैसे भरपाई करेगी सरकार? डिफ़र टू करके। अब देखिए डिफ़र का मतलब होता है किसी के सामने सबमिट कर देना, सरेंडर कर देना, किसी को बोल देना भाई तू अपने हिसाब से कर ले जो करना है ना। तो सरेंडर करके पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म या सिस्टम के सामने।
तो सरकार को पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, है ना। और कैसे, साथ ही साथ जरिए इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के अपोजिशन के साथ में, अपोजिशन से संसद के बाहर भी बात की जाए इनफॉर्मल चैनल्स के जरिए, मीटिंग्स के जरिए, ताकि सरकार आगे फंक्शन कर पाए। तो सरकारी मैकेनिज्म को ही अपनाना है हमें, पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म को, है ना। सस्पेंशन तभी करना जब बहुत ज़रूरी हो, अपोजिशन से बाहर भी बात की जा सकती है ताकि उनको मना बुझा करके सरकार को ठीक से काम करवाया जा सके। गवर्नमेंट की वो वे मस्ट मेक अमेंड्स, मेक अमेंड आप जान गए हो, भरपाई करना, मेकअप फॉर करना, हर्जाना देना, रिस्टोर, रीइंस्टेट, दोनों का मतलब है बहाल करना, पुरानी अवस्था में जो है अवस्था में स्टेट में किसी चीज़ को लेकर के आना। डिफ़र के 2 मीनिंग होते हैं, पहला तो होता है पोस्टपोन, किसी चीज़ को आगे के लिए रख देना, है ना, 20 तारीख की जगह 25 तारीख को करेंगे, पोस्टपोन। और डिफ़र का दूसरा मीनिंग होता है किसी के सामने इज्जत के भाव से सरेंडर करना, इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हो, बल्कि आप उनकी इज्जत करते हो तो उनकी बात को आप काटने से मना कर रहे हो। डिफ़र से ही नाउन बनता है डिफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर आप डेफरेंस दिखा रहे हो किसी को तो आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। ये डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस अलग वर्ड है, डिफरेंस अलग वर्ड है। डिफरेंस मतलब आपसी में, है ना, अंतर, वो अलग चीज़ है डिफरेंस। ये डेफरेंस है, ये डेफरेंस का मतलब है रिस्पेक्ट, डिफरेंस का मतलब है आपस में अंतर। चलिए, डिफ़र वर्ड को याद रखना, दोनों ही मीनिंग इसके काम आते हैं, आज के क्विज़ में यूज़ करेंगे। बड़ा सिंपल सा आर्टिकल था, मेरे ख्याल से ईजिली आप पढ़ पाए होंगे। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे, थोड़ा सा अच्छे लेवल का मैंने बनाया है, सब लोग इसको ट्राई देंगे। स्पेलिंग वाला मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, अमेरिकन स्पेलिंग, ब्रिटिश स्पेलिंग, प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा ये आप जानते हो। इस वाले में आपको बताना है अंडर वाला कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा। डॉक्टर्स हैव फाउंड सेट सेवरल अंडर, अब बता दो कौन सा वाला, अंडरलाइनिंग, अंडरलाइंग, अंडरगर्डिंग या अंडरपिनिंग। और यहाँ पे बताना है आपको मेक अमेंड, मे हम, अनचेक्ड और पेरिनियल, इन चारों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे सेट बैठेगा। ये क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन दोनों ही ग्रामर के, सॉरी वोकैब के क्वेश्चंस हैं। पहला वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग के अंदर बहुत बार देखा गया इस तरह के क्वेश्चंस, जब आपको वोकैबुलरी के ऊपर स्टेटमेंट बना के देता है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सेंटेंस में डिफ़र नाम के वर्ड को करेक्टली यूज़ नहीं किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था डिफ़र के 2 मीनिंग है, पहला मीनिंग है पोस्टपोन करना, दूसरा किसी के सामने सरेंडर कर देना क्योंकि आप उसकी इज्जत करते हो, है ना, रिस्पेक्ट के साथ। द सेरेमनी हैड टू बी डिफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ ए फ्रेश लॉकडाउन टू चेक द स्प्रेड ऑफ द न्यू वेरिएंट। सेरेमनी को डिफर करना पड़ा, सेरेमनी को पोस्टपोन करना पड़ा, कारण से, अकाउंट ऑफ से, एक फ्रेश लॉकडाउन के जो आया है चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नए वेरिएंट के जो स्प्रेड को, फैलाव को। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, डिफ़र कर दिया गया यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन दूसरा, द एससी डिफर्ड द स्टेटमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड रेप्रीमांडेड द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन द इशू ऑफ चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन। एससी ने डिफर टू किया, एससी ने सरेंडर कर दिया, मान लिया स्टेटमेंट को जो सरकार के द्वारा दी गई थी, और आड़े हाथों लिया, रेप्रीमेंड किया कैबिनेट सेक्रेटरी को चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन के मुद्दे पे। ये स्टेटमेंट थोड़ी अपने आप में अजीब है। एससी ने आड़े हाथों भी लिया सरकार के जो है सबसे बड़े अधिकारी को, कैबिनेट सेक्रेटरी को, और सरकार के सामने सरेंडर भी कर दिया। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। एक्चुअल में डिफर टू नहीं किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दिखाई एससी ने ऑब्जेक्ट किया। तो एससी ऑब्जेक्टेड टू द स्टेटमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब है डिफर नाम के वर्ड को आप यहाँ पे गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो रेप्रीमेंड नाम के वर्ड के साथ। तो इस तरीके से सेकंड वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फर्स्ट वाली करेक्ट है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना वीडियो को अगर आपने कुछ नया सीखा है तो। हाँ, डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। आपके हिसाब से हंगामे का जो प्रक्रिया अभी चल रही है अपने पार्लियामेंट में, कितनी वो जायज़ है? क्या आपको सरकार का ये जो डिसीजन है 12 एमपीज़ को सस्पेंड करने का, ये ज़रूरी या जायज़ लगता है या नहीं लगता? दोनों ही इश्यूज़ पे 3-4 स्टेटमेंट में अपनी राय लिखें, फर्स्ट कमेंट में डालें। हंगामा विपक्ष का करना कितना सही है और सरकार का सस्पेंशन करना भी कितना सही है, ज़रूर से लिखा करो। लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी कोर्स रिलेटेड आपको क्वेरी चाहिए हो, है ना। अंटिल देन, साइनिंग आउट।